हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स का जो हमारी बिजनेस लॉ की सीरीज थी उसका लेसन नंबर 5 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पार्ट 1 है। ठीक है, इसके अंदर देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसको अगर आप नाम से देखो तो आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? नाम से आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि ये जो चैप्टर है वो क्या बताएगा। जो आप एक गुड्स सोल्ड करोगे, सेल करोगे, उसका सेक्शन है, उसके बारे में क्या क्या रूल लगेंगे, क्या रेगुलेशन लगेगी, कौन कौन सी गुड्स उसके अंदर कवर होती है, और अगर आपको गुड्स से कोई नुकसान हो जाता है तो कैसे कैसे वो कवर हो जाती है। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 होने वाला है। और हाँ, इसके भी बाद जो है ना, जैसे ये सीरीज खत्म होने वाली है इसके बाद एक और लेसन आ जाएगा LLP वाला, था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो हम वो कर लेंगे। वो करने के बाद देन मैं सोच रहा हूँ कि आपके फाइनेंस फॉर एवरीवन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक सीरीज शुरू कर दें। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सी सीरीज चाहिए इन दोनों में से। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 5 में। देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्लैरिफाई मॉडिफाई द लॉ गवर्निंग, यानी लॉ ने क्या किया है इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, चेंज किए मूवेबल गुड्स को। ठीक है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वॉज स्टेबलाइज। फिर जब इसमें सारे गुड्स क्या हो गए, क्लैरिफाई हो गए, यानी एक तरह से बता देगा कि ये गुड्स इसके अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, गुड्स के टाइप इसमें क्लियर हो गए थे। तो उस टाइम ये क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना। द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 सॉ द इम्प्लीमेंट ऑफ एक्ट। 1 जुलाई 1930 में, यानी 1 जुलाई 1930 में लॉ का पहला इम्प्लीमेंट देखा गया, कि लॉ में पहला इम्प्लीमेंट किया गया। दिस एक्ट स्टेबलाइज सर्टेन रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस रूल के अंदर क्या क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो अगर कोई भी सेल करने का गुड्स को, तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द जनरल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स अनलेस दे एक्सप्लेन टर्म्स सेल्स गुड्स एक्ट। देखो, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन कि देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर सिंपली क्या है, वो रूल्स है जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो सेल ऑफ गुड्स का, यानी किसी भी गुड्स को बेचने का जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो किसी भी पर्सन के साथ, तो आप उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उसमें आपको रूल देखने पड़ते हैं कुछ, तो उसे ही हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहते हैं। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट है इसके मेनली। ठीक है, पहला है गुड्स, सेकेंड है उसका टाइप्स। फंडामेंटल पहला गुड्स। अब देखो, गुड्स का मतलब होता है एक तरह से वस्तुएं या वो थिंग्स जिसमें आप डील कर रहे हो, हम उनको गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, गुड्स हैव बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब होता है जिससे हम मूव कर सकते हैं, सारी वो वस्तुएं जिनको हम मूव कर सकते हैं अदर देन एक्शनल क्लेम मनी, इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच एग्री टू सर्व बिफोर सेल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो, इसमें आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स की डेफिनेशन डिफाइंड की गई है। उसके अंदर है कि हर वो वस्तु, हर वो गुड्स, हर वो थिंग जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हर वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल होती है, जिसको हम इधर से उधर हिला डुला सकते हैं, ले जा सकते हैं, जैसा फर्नीचर। ठीक है, लेकिन इसमें अदर देन भी, यानी इनको छोड़ के एक्शनल क्लेम मनी, यानी पैसों को छोड़ के, मनी को छोड़ के, स्टॉक एंड शेयर्स को छोड़ के, ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। ठीक है, ग्रास हो गया यानी घास वगैरह, ऐसा कोई भी थिंग जो लैंड से डायरेक्ट मिलती हो, क्योंकि जब आप लैंड में कोई भी फार्मिंग करते हो ना, लैंड से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। क्यों? क्योंकि वो सेल करने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो क्रॉप्स को उगाने से पहले। तो इसलिए इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा, एक्शनल लेवल क्लेम्स नहीं आएंगे, मनी नहीं आएगा, शेयर्स नहीं आएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आएंगे, ग्रास नहीं आएंगे, और वो पार्ट जो लैंड में लैंड कवर होता है वो पार्ट भी इसमें कवर नहीं होगा गुड्स के अंदर। और बाकी जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, जैसे फर्नीचर हो गए। ठीक है, बहुत सारी होती है। अब गुड्स एज डिफाइंड बाय एक्ट, अब देखो कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए जो भी इसमें डिफाइन किया गया इस एक्ट में। पहला, ये मूवेबल गुड्स होने चाहिए, तब वो गुड्स के अंदर आएंगी। दूसरा,
मनी एक्सचेंजेबल क्लेम आर नॉट कंसिडर एज गुड। ठीक है, मनी इज डिफाइन द करंट कॉइन ऑफ रियल्म। रियल्म का मतलब होता है जो भी अभी चल रहा हो। ठीक है, जैसे हमारा रुपीज चलता है तो हमारे लिए मनी क्या है, रुपीज। ठीक है, बट दोज कॉइन्स विच आर नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन कैन बिकम द सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर्टिकल ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो जो भी अभी सर्कुलेशन में नहीं है ना, जो भी कॉइन, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माने जाएंगे, बट गुड्स नहीं माने जाएंगे, इंक्लूडिंग स्टॉक्स ऑल्दो इंग्लिश लॉ। यानी देखो जो भी शेयर हो गए, स्टॉक्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब क्या कवर नहीं होंगे। गुड्स ऑल्सो इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, यानी वो गुड्स जो ग्रोइंग क्रॉप से या ग्रास से, यानी फसल से, घास से रिलेटेड होते हैं, वो भी गुड्स के अंदर कवर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स की। ठीक है, गुड्स तीन तरह की होती है मेनली, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंसी गुड। पहला एग्जिस्टिंग गुड, उसके अंदर तीन तरह की आती है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स। अब इनको हम डीपली डिस्कस करते हैं कि करके। ठीक है, पहला एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स विच एग्जिस्ट फिजिकली एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, गुड्स विच आर एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। ये एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होती है जो आप जब आप से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हो तब आपके पास मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए पास गया और बोला भाई मुझे चाहिए 20,000 का फ्रिज, यानी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, इसके बी के पास था। ठीक है, बी के पास जब इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब इसके पास मौजूद था तो उसने उसी टाइम इसे डिलीवरी करवा दी, तो इसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हो, जब आपके पास वो गुड्स तब अगर मौजूद होती है तो उसे हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। अब इसके अंदर तीन चीजें आती है। पहला है अनसर्टेन गुड्स, गुड्स विच आर नॉट येट टू बी आइडेंटिफाइड सिलेक्शन फॉर गुड्स, यानी ठीक है, एंड आर पोजीशन ऑफ सेलर कोल्ड अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स नॉर्मली वो गुड्स होती है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वही गुड्स है जो उसे चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लो, इफ अ सेलर एग्री टू सेल 1 बैग ऑफ शुगर फ्रॉम द लॉट ऑफ 1,000 बैग्स इन द गोडाउन। देखो एक कोई भी सेलर है, ठीक है, उसके गोडाउन में हजारों बैग पड़े हैं। ठीक है, चीनी के बैग पड़े। अब किसी कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे एक बैग चाहिए चीनी का। ठीक है, तो एक बैग चाहिए। अब वो जो दुकानदार है वो कंफ्यूज होगा कि इसको मैं कौन से मांगे तो कौन से दूं। ठीक है, तो ये क्या है, अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि उसने कंफर्म नहीं बताया। ठीक है, उसने बताया नहीं कि मुझे इसी थैली के चीनी चाहिए, तो ये अनसर्टेन गुड्स कहलाती है। दूसरा असर्टेन गुड्स, विच आउट ऑफ मास ऑफ अनसर्टेनमेंट द क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड, यानी उसने ये तो बता दे क्या चाहिए, बट ये नहीं बताया कितनी क्वांटिटी में चाहिए, इसमें क्वांटिटी नहीं बताई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दीपक वेंट टू बाय ऑरेंज इन अ होलसेल मार्केट। दीपक के एक पर्सन है जो होलसेल मार्केट गया ऑरेंज खरीदने, ऑरेंज मतलब संतरे खरीदने। ही स्पेसिफिकली सिलेक्टेड 300 ऑरेंज फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ अनस्पेसिफाइड ऑरेंज। उसने क्या है, बहुत सारे ऑरेंज में से टोटल 300 ऑरेंज जो है पसंद कर लिए और बोला कि भाई मैं ये लूंगा, यानी 300 संतरे वो लेगा। दिस 300 ऑरेंज विल बी अ सर्टेन गुड्स। क्यों? क्योंकि इसमें इसने क्वांटिटी नहीं बताई कितनी, उसने बता दे नंबर्स बताए, सिर्फ ये नहीं बताया 1 किलो 2 किलो कितने किलो। ठीक है, उसने सिर्फ नंबर बता दे कि 300 से चाहिए, इसलिए ए सर्टेन गुड्स होते हैं। तीसरा होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स दोज आर स्पेसिफिकली एग्री अपॉन बिटवीन द सेलर एंड बायर टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी देखो जब भी बायर और सेलर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाता है, जब वो दोनों एक वस्तु के लिए, जो एक गुड्स के लिए जब राजी हो जाते थे कि आप मुझे यही चाहिए, और वो भी राजी हो जाता, सेलर और बायर दोनों एक गुड्स के लिए, तो वो स्पेसिफिक गुड्स कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल अ शर्ट मेड कॉटन। ए क्या है, एग्री हो गया कि वो बी को क्या करेगा, कॉटन का कि क्लोथ बेच देगा। ठीक है, विद अ मिक्की माउस कार्टून। उस शर्ट में क्या बना है, मिक्की माउस का कार्टून। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सिंपल आप समझो, ए क्या है, बी की शॉप में गया। ठीक है, एक शॉपकीपर है, बी ए क्या है, बी की शॉप में गया और बोला भाई मुझे शर्ट चाहिए। ठीक है, अब बी ने एक शर्ट दिखाई जिसमें मिक्की माउस बना हुआ था, ए को पसंद आ गई, ए एग्री हो गया, वो कॉटन की शर्ट थी, ए एग्री हो गया कि भाई मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो बी ने कुछ प्राइस में, जो भी उसका प्राइस था उसमें एग्री कर दिया कि मैं इसे बेचूंगा, और बायर ने भी क्या कर लिया, मैं इसे खरीदूंगा। तो वो क्या है,
बी क्या है, खरीद लेगा, सॉरी इसमें बी खरीदेगा, ठीक है, ए से। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? द गुड्स विच आर नाइदर इन एग्जिस्टेंस नॉर पोजीशन ऑफ सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट विल बी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्वायरिंग मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अब मान लो आप गए किसी शॉप पे, ठीक है, ये कहता है कि फ्यूचर, देखो फ्यूचर गुड्स उसे कहते हैं जब भी आप किसी शॉप पे जाओ और वहाँ पे आपको वो सामान ना मिले, वो बना ही ना हो उस टाइम, ठीक है, वो प्रोडक्शन में दिया हो, एक्वायरिंग में दिया हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया हो, तो उसे हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हो लेकिन वो फ्यूचर में आने वाला है, वो क्योंकि अभी मैन्युफैक्चर होगा इसलिए वो फ्यूचर में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर में एग्री टू सेल बायर ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाय हर काउ कमिंग ईयर। देखो, एक फार्मर है जो एग्री हुआ कि वो बायर को क्या करेगा, अपनी गाय का, जो भी उसकी गाय है, अगले साल तक, ठीक है, अगले साल जो आने वाला साल है उसमें उसको कुछ मिल्क जो है प्रोड्यूस करके दे दे, यानी कुछ दूध निकाल के दे देगा। अब ये देखो, ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो निकालेगी, यानी अगले साल निकाल के देगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया बट अभी नहीं दिया और अगले साल देगा, इट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर गुड्स कहलाएगी। कंटिजेंट गुड्स, कंटिजेंट गुड्स आर सब टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। ये क्या है, फ्यूचर गुड्स की तरह होती है, सेंस दैट कंटिजेंट एक्चुअल सेल इज टू बी डन इन फ्यूचर। एक्चुअली जो सेल है वो कब डन होती है, फ्यूचर में, तो ये क्या है, फ्यूचर गुड्स की तरह हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेल अ एप्पल फ्रॉम योर ऑर्चार्ड व्हेन द ट्रीज आर प्रोड्यूस एप्पल्स। आपने क्या कर दिया, एक बंदे से, कोई भी बायर है उससे कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है, जब भी आप क्या है उसको सेब बेचोगे जब आपका जो पेड़ है ना वो एप्पल देगा, ठीक है। अब एप्पल देगा, यानी एप्पल देगा, कब देगा, वो फ्यूचर में देगा, तो इसलिए ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स, पेरिशिंग का मतलब होता है नष्ट होना, खत्म होना, यानी अगर आपका गुड्स खत्म हो जाता है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो उसका कैसे डैमेज मिलता है आपको। डैमेज टू गुड्स दैट हैव बी सीज्ड एग्जिस्ट इन कमर्शियल सेंस। देखो, अगर आपका कोई भी कमर्शियल सेंस में कोई भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, कोई भी एजेंट था उसने उसे खो दिया, लॉस कर दिया, या उसे फिजिकल डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है, सीमेंट इज स्पॉइल्ड बाय वाटर। अब क्या, सीमेंट ले जा रहा था कोई एक पर्सन, ठीक है, डिलीवर करने, तो वो क्या, स्पॉइल हो गया, यानी खराब हो गया, वाटर में मिल गया, ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि स्टोन बन गया, सीमेंट क्या है, स्टोन बन गया। अब क्या है, ये क्या माना जाएगा, पेरिशिंग ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि इसको गुड्स को क्या डैमेजेस हुआ है, ठीक है, फिजिकल डैमेज तो डिस्ट्रॉय तो नहीं किया लेकिन उसको डैमेज हो गया। अगर आपका लॉस हो गया गुड्स, ठीक है, अगर चोरी हो गया गुड्स, तो ठीक है, वेयर द गुड्स हैव बीन लॉफुली रिक्वेजाइज द गवर्नमेंट, जहाँ पे लॉफुली होता है ना आपका गुड्स, तो वहाँ पे भी आपको डैमेज मिल जाता है। अब इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला, पेरिसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। देखो, पेरिसिंग कब होती है, आपने बेच तो दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो बना ली, ठीक है, आपने सेल करने से पहले और एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद, यानी आपने एग्री कर लिया कि भाई मैं इसे ये सेट बेचूंगा, इसे ये बेचूंगा, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, अभी बेचा नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया है, एग्री होगा सेल करने के लिए। अब बिफोर सेल, आपने बेचने से पहले, वो क्या, किसी भी तरह डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफाइड गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली विदाउट एनी फॉल्ट, पार्ट क्या है, सेलर बाय पेरिस बिफोर रिस्क प्रोसेस। यानी जैसे वो बायर पे गया, बायर पे जाने से पहले पहले वो क्या है, उसे रिस्क हो गया, और वो क्या है, जो वो वस्तु थी, वो जो भी वो बेच रहा था, वो क्या नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। अवॉइडेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकम वॉइड, बोथ पार्टी एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोथ पार्टीज क्या करेंगे, एक्सक्यूज करेंगे, ठीक है, यानी एक्सक्यूज मतलब होता है वो क्या करेंगे, दोनों अपने अपने पार्ट से मुकर जाएंगे, बोलेंगे अब हमें नहीं चाहिए किस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये वॉइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो है ना, वो सेल एग्री तो हो गया था, सेल करने, एग्रीमेंट टू सेल बन गया था, बट उसने गुड्स को डिलीवर करने से पहले, सेल करने से पहले ही वो क्या है, डैमेज हो गई गुड्स। अब बायर ने क्या कर दिया, बायर ने गुस्सा हो गया तो उसने वो गुड्स नहीं ली।
अब गुड्स पेरिसिंग आफ्टर सेल, अब आपने बेच दिया गुड्स और बाहर से कुछ हो गया या मैन्युफैक्चर कुछ भी था उसमें, इन केस ऑफ पेरिसिंग ऑफ होल द गुड्स वेयर स्पेसिफिक गुड्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोथ एक्चुअल सेल एंड एग्री टू सेल दे विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर पेरिस बिफोर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर सेलर की नॉलेज में नहीं था कि ये पहले से डैमेज है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड मान लिया जाएगा। इन केस ऑफ पेरिसिंग ओनली पार्ट ऑफ गुड्स, अगर सिर्फ देखो या तो पूरी तरह हो जाए या थोड़ा सा गुड्स हो जाए सिर्फ, ठीक है, थोड़ा सा गुड्स खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स ओनली पार्ट of goods is destroyed damage the effect perishing depend on the whether is contact as that divisible, ठीक है। एंटा इनविजिबल यानी वो दिखता है या नहीं दिखता, अगर वो दिख रहा होगा डैमेज जब पूरी तरह तो वो वॉइड हो जाएगा, वरना वो वॉइड नहीं होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सी एग्री टू सेल एच 200 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू ग्रो ऑन सीज लेंथ। देखो पोटैटोस यानी आलू, ठीक है, सी ने क्या कर दिया 200 टन एच को आलू बेचने को तैयार हो गया, एग्री कर दिया, ताकि वो सी के सी अपने उसमें क्या करे, जो सी के लैंड में उगे थे, यानी सी का कोई खेत था उसमें उगे थे। सी सॉट सफिशिएंट लैंड टू ग्रो रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ फॉर्म्स बट विदाउट फैसिलिटी ऑफ इस पार्ट डिसीज अटैक्स। यानी डिसीज ने क्या अटैक कर दी क्रॉप्स पे, यानी आलू के जो पोटैटो थे वो डिसीज हो गए थे, ठीक है, डिसीज से युक्त हो गए थे, यानी उसमें कुछ डिसीज हो गई थी। ही कुड डिलीवर ओनली बट 10 टन, उसने क्या कहते 200 में से सिर्फ 10 टन ही उसे पॉसिबल हुआ कि वो डिलीवर कर पाया था। कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड हैव टू बिकम वॉइड, क्यों, क्योंकि जितने उसने मांगे थे उतने उसने गुड्स नहीं दिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं इसे खत्म कर दूं, ठीक है, नेक्स्ट नहीं तो 2-3 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और मैंने बिजनेस लॉ की काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, तो आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।